हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए माहौलियात जनाब मलिक अमीन असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए हमारे। सर ये बताएं सबसे पहले कि पानी की कमी की अगर हम बात करें तो दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं पानी की किल्लत के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बड़ी मेहरबानी आपने आज प्रोग्राम पे बुलाया। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, पानी का आलमी दिन आज मनाया जाता है 22 तारीख को, और इसमें हम जो पानी के मसाइल हैं उनके ऊपर फोकस भी करते हैं और आगाही भी देते हैं लोगों को कि क्या है। और इस साल की जो थीम है वो है ग्राउंड वाटर के ऊपर, कि जो ज़मीन से नीचे जो पानी है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रेश वाटर है, उसके ऊपर क्या मसाइल हैं। अब पाकिस्तान के बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हैं। आपने बड़ा सही फरमाया कि पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज से मुतासर है और हम दुनिया की फहरिस्त में टॉप 10 ममालिक में शामिल हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है। मैं आपको दो स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ जो आप शायद सुन के हैरान होंगे। एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो ग्राउंड वाटर एक्वीफर है, ज़मीन के नीचे जो पानी है, वो दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा ज़ख़ीरा पाकिस्तान के पास है। अब पाकिस्तान आबादी अपना एरिया के लिहाज से तो तीसरा बड़ा मुल्क नहीं है दुनिया का, लेकिन तीसरा बड़ा दुनिया का ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर एक्वीफर पाकिस्तान के नीचे है। इसी तरह पाकिस्तान के पास दुनिया का तीसरा बड़ा जो ज़ख़ायर है आइस वाटर का, फ्रेश वाटर का, जो कि हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर लटक रहा है। अब क्लाइमेट चेंज से ये हो रहा है कि वो पानी पिघल रहा है बहुत जल्दी तेज़ी के साथ, और वो सारे पाकिस्तान से गुजरता है और समुंदर में जाके गिर जाता है। हमारी चैलेंज ये है कि हम उस पानी को स्टोर नहीं कर रहे। हम यहाँ पे कहते हैं कि हम वाटर स्कैर्स हो रहे हैं और पानी ख़त्म हो रहा है। पानी अल्लाह के फजल से यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा। पानी हर साल यहाँ पे आता है। हमारे स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि 100 मिलियन एकड़ फीट 30 मिलियन एकड़ फीट पानी 100 दिन के अंदर आता है। इसी 100 दिन के अंदर हमारे मानसून आ रहे होते हैं साउथ से, इसी 100 दिन के अंदर हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं नॉर्थ से, और हमारे दरियाओं में वो पानी आता है, और हम तकरीबन 30 मिलियन एकड़ फीट, जो कि तकरीबन 4 से 5 तरबेला डैम के बराबर पानी बनता है, उसको हम अरेबियन सी में फ्लश कर देते हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है, दुनिया की स्टोरेज कैपेसिटी देखी जाती है कि अब कितना पानी आया, कितना आपने स्टोर किया। हमारे पास अगर 100 लीटर पानी आता है साल में, हम उसमें से सिर्फ 9 लीटर सेव करते हैं। दुनिया की एवरेज जो है वो 40 लीटर है। तो ये है पाकिस्तान का चैलेंज, और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का अगर आप विजन देखें क्लाइमेट चेंज का भी और वाटर का भी, जो कि लिंक्ड है आपस के अंदर, उनका विजन है कि पाकिस्तान में डैम बनाए जाएं। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये एक क्रिमिनल एक्ट किया गया है पाकिस्तान के साथ कि 1960 के बाद यहाँ पे डैम बना ही नहीं, और यहाँ पे हर किस्म की अंडरपास, ओवरपास, उसके लिए अरबों रुपए खर्च होते रहे, लेकिन डैमों के लिए 1 रुपया नहीं रखा गया। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1960 के बाद हमारे यहाँ पर डैम्स नहीं बनाए गए। लेकिन एक और चीज़ है, जिस नेचुरल जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है जिसका आपने जिक्र किया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से आज तक आवाम को, बहुत सारी आवाम ऐसी है, मेरे ख्याल में शायद 70-80% ऐसी आवाम होगी जिनको साफ़ पानी नहीं मिलता पाकिस्तान में। बिल्कुल, आपने जो यू हिट द नेल ऑन द हेड कि पाकिस्तान में इशू ये है कि हम वाटर माइनिंग कर रहे हैं। वाटर माइनिंग का मतलब ये है कि हमने 10 लाख ट्यूबवेल लगाए हुए हैं पंजाब के अंदर सिर्फ, और वो उस जगह पे ज़्यादातर लगे हुए हैं जहाँ पे आपका वाटर एक्वीफर डिप्लीट हो गया है। जहाँ पे आपका वाटर एक्वीफर मौजूद है वहाँ पे आप वाटर उससे निकाल ही नहीं रहे। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक्वीफर हम शेयर करते हैं इंडिया के साथ, और जिस तरह गैस शेयर होती है ना कतर में ईरान के साथ, उसी तरह ये हम अंडर वाटर एक्वीफर शेयर करते हैं। और अगर हमने ये पानी ना निकाला तो वो इंडिया निकाल के ये पानी ले जाएगा हमसे। तो इसलिए हमें वो मैनेजमेंट प्रॉपर करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ इसमें ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। तो हमारी मिनिस्ट्री ने एक बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसको हम ओवरऑल कह रहे हैं लिविंग रिवर्स इनिशिएटिव। ये लिविंग रिवर इनिशिएटिव जो है ये इंशाल्लाह अप्रैल में आप देखेंगे कि इसको हम अनवेल करेंगे। यूएन के साथ मिलके हम इस वक्त इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी, लोकल एक्सपर्ट्स भी इस पर काम कर रहे हैं। दिस विल बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान। हमारे मुल्क जो है ये सस्टेन करता है, यहाँ पर 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, और सिविलाइजेशन जिंदा किस पे है? पानी पे। और पानी कहाँ से आता है? आपके इंडस रिवर से आता है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आपका इंडस रिवर जो है वो दुनिया का 2nd मोस्ट पोल्यूटेड रिवर बन चुका है। तो आपके पास जो अल्लाह ताला डिस्टिल्ड वाटर देता है
नॉर्थ एरिया में जब तक कराची पहुंचता है आपने उसको सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर बना दिया है। तो ये अगर रिवर इकोलॉजी ख़त्म हो जाती है तो ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, ये ज़िंदगी है हमारी, ये ये कोई लग्जरी नहीं है। अगर ये रिवर की इकोलॉजी ख़त्म होती है तो पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़िंदा नहीं रह सकेगी। और ख़ुसूसन क्लाइमेट चेंज से जब आपने मुकाबला करना है तो उसके लिए आपको ये एक लिविंग इकोलॉजी चाहिए। तो उसके लिए ये काम हो रहा है, उसके अंदर हम वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर एक्विफर, उसी के अंडर एक हम ये रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये होगा कि जब हमारा 2010 का फ्लड आया तो हमने हमारा तकरीबन 3/4 पाकिस्तान पानी के नीचे था। आप समझे पूरा यूरोप जो पानी के नीचे था, और फिर वो पानी सारा का सारा आपने बहा दिया समुंदर के अंदर। अब हमें रमज़ार एक कन्वेंशन उन्होंने आके एक रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि जी ये जो आपका 100 दिन का फिनोमेना है, जब आपके पास पानी आता है तो आपके लेफ़्ट और राइट बैंक पे वेटलैंड्स हैं और वो वेटलैंड्स भी ख़राब हो रहे हैं। तो अगर आप ये 100 दिन का पानी उन वेटलैंड्स के अंदर शिफ्ट कर दें तो वो ना सिर्फ वो वेटलैंड ज़िंदा हो जाएंगे बल्कि आपके ग्राउंड वाटर को भी रिचार्जिंग हो जाएगी। तो हमने वो रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से इसी लिविंग रिवर इकोलॉजी में वो इंशाल्लाह स्टार्ट किया। उस पर 3 साइट्स पे तो हम इमीडिएटली काम शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह बाकी इसमें 14 साइट्स हैं जहाँ पे हम ये पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, फ्लड वाटर्स को। ये है शो कर रहा है कि आप एक क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट करते हैं। सही है सर। अभी आपने इंडिया का जिक्र किया पानी में कि अगर हम नहीं निकालेंगे तो इंडिया निकाल के ले जाएगा। पानी हमेशा हमारा जब भी कोई तनाज़ा होता है या कभी हम किसी ऐसे क्रूशल मोड पे होते हैं इंडिया के साथ, इंडिया हमारा पानी रोक देता है। अब इंडियन डेलीगेशन आया हुआ था तो उनके साथ पानी पे क्या मामला तय पाए? इंडिया और पाकिस्तान का मामला ये है कि इंडिया जो है वो अपर रैपेरियन है। यहाँ पे पानी जो हमारा पाकिस्तान में आता है वो वहाँ से गुजर के आता है, और हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वो भी इसी बेसिस पे हुई थी कि ये सारा पानी आता वहाँ से, हम लोअर रैपेरियन है उसके अंदर। तो हर दुनिया के अंदर लोअर रैपेरियन के हर जगह पर राइट्स होते हैं, और हमारी इंडस वाटर ट्रीटी बड़े अरसे से एक दुनिया में मिसाल दी जाती है कि इन मुल्कों में जंग भी हुई है लेकिन पानी के मसले पे ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते रहे हैं। अब हुआ ये है कि इंडिया ने उसकी थोड़ी सी उसमें कंट्रवेंशन स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि इंडिया को ये अलाउड नहीं है कि इन पानियों को रोका जाए या इन पानियों पे ऐसे डैम बनाए जाएं जो कि स्टोरेज डैम्स हों। रन ऑफ द रिवर तो कर सकते हैं कि रोका पानी और उतना ही पानी आगे चला गया, लेकिन अगर आप स्टोरेज डैम्स बनाते हैं और वो फिर कंट्रवेंशन है इस चीज़ की, एंड दैट कैन लीड टू हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन द 2 कंट्रीज़। तो आई थिंक इसलिए ये डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छी बात है कि ये अभी भी आए हुए थे इंडस वाटर कमीशन के जो बंदे उनके, वो डायलॉग इस पर ज़रूर कर रहे हैं। इसी तरह जो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ इंडस वाटर ट्रीटी में नहीं है वो ये ग्राउंड वाटर का जो हमारा एक्विफर जो मैंने आपको बताया कि हम शेयर करते हैं इंडिया के साथ, वो उसमें नहीं है कि कौन किस तरह उसको यूज़ करेगा। अब इंडियन साइड पे हमारे से कई ज़्यादा ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं इस वक्त, पंजाब में उसको वो माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे बिजली फ्री है। हमारे तरफ बिजली फ्री नहीं है, उधर बिजली फ्री है। तो उन्होंने तो 24/7 लगाया हुआ है और धड़ाधड़ वो पानी खींच रहे हैं उसमें से। इसलिए आई थिंक उसको एस्टिमेट करके उसको हमें इंडस वाटर ट्रीटी में डालने की ज़रूरत है ताकि ये भी इशू डील किया जाए, क्योंकि आगे ये सस्टेनेंस का इशू है, ज़िंदगी का इशू है पाकिस्तान के लिए। सही। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये चूंकि हमने बात की कि 1960 के बाद से अब तक हमने डैम्स बनाने पर अब काम शुरू किया है, 1960 के बाद हम कोई डैम्स नहीं बना रहे थे, तो अब कितने डैम्स बन रहे हैं और उनकी कोई तफसील अगर आप शेयर कर सकें। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इस कौम के लिए बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ कि उनके अगर मेजर इक़दामात में से देखा जाए तो ये उनमें शामिल है जिसमें वो डेकेड ऑफ डैम्स के तौर पे अगला साल डेकेड दे रहे हैं। मुझे याद है जब उन्होंने पहली बार ये बात की तो लोगों ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप भी इधर ही हैं 10 साल के लिए। लेकिन ये उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की थी, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि सियासतदान जो है वो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि 5 साल बाद मैंने क्या आवाम को डिलीवर करना है, लेकिन स्टेट्समैन जो होता है जो कि अपनी कौम का सोच रहा होता है वो अपनी जनरेशन्स का सोच रहा होता है, और इमरान खान वो स्टेट्समैन है पाकिस्तान का जिसने आगे फ्यूचर का सोचा है। और ये जो डैम्स का डेकेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 9% पानी सिर्फ सेव करते हैं, हमें डैम्स बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में डैम्स की जगह मौजूद हैं, पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट था कि पाकिस्तान के साथ 1960 से लेके 2020 तक आप समझ लें कि आपने 60 साल अपने ज़ाया कर दिए और वो उसमें आपने कोई डैम नहीं बनाया यहाँ पे। अब ये अगला डेकेड जो है उन्होंने 10 डैम्स बनाने का वादा किया है। इसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेकर आए हैं पाकिस्तान में, ये भी एक फ्यूचरिस्टिक लीडर सिर्फ बात कर सकता है।
ये सियासतदान नहीं सोच सकते इसके मतलब, लीडर सोच सकते हैं। और इमरान खान वो लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अगली जनरेशन का सोचा है। 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ बढ़ा रहे हैं, और इसकी ग्लोबल रिकग्निशन मिली है आपको। आपके वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में आप दुनिया के 4 लीडर ममालिक में शामिल हैं जो कि नेचर चैम्पियंस हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी आपको दुनिया के 3 फॉरेस्ट्री चैम्पियंस में शामिल किया है। हालांकि हमारा फॉरेस्ट्री कवर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा मॉडल और कमिटमेंट इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने उसको उसमें शामिल किया है। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि एक मुल्क को मिलता है, पिछले साल पाकिस्तान ने होस्ट किया। फिर पाकिस्तान अभी 2 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशन की एनवायरनमेंट असेंबली होती है जहाँ पर दुनिया के 193 एनवायरनमेंट के मिनिस्टर्स बैठते हैं। वो फैसला करते हैं कि हमारी 8 रुकनी काबीना कौन सी बनेगी, उसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है। तो ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है इस ग्रीन इनिशिएटिव की वजह से। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क की खुददारी की जंग लड़ रहे हैं। आपने सुना जो पीछे मेलसी में उन्होंने तकरीर की, वो तकरीर एक उस लीडर की थी जो पाकिस्तान की गैरत और खुददारी के लिए लड़ रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो उनको इसमें ज़रूर कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको चुना है एक मकसद के तहत। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी इज़्ज़त को हमने बढ़ाना है, जिसकी जिन्होंने बात की थी ना कि ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी। यही इज़्ज़त होती है, जिस तरह मैंने आपको एनवायरनमेंट के शोबे में बता दिया कि इससे ज़्यादा इज़्ज़त क्या होनी है आपकी, कि आपको दुनिया के 3 ममालिक में 4 ममालिक में जब लिस्ट आती है तो आपका नाम उसमें शामिल हो जाता है। तो जब वो होता है तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त होती है। मलिक साहब, आपने मेलसी का जिक्र किया, लोगों का और ख़ास तौर पे अपोजिशन का जो अदम एतमाद लेकर चल पड़े हैं आप लोगों की तरफ, उनका ये एतराज़ है कि वज़ीर आज़म साहब फ़ॉरेन पॉलिसी को जलसों तक ले आए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, मेलसी का जब जलसा हुआ ना तो इमरान खान साहब ने जब वो बात की तो मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया कि गैरत तो बड़ी चीज़ है, ज़माना है तगे दौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। यानी कि एक दरवेश को भी दारा जो किंग था उसका ताज पहना देती है अगर आप गैरत के साथ खड़े हो जाएं। और इमरान खान साहब ने उस दिन मेरे ख्याल में कौम की रूह में मतलब कौम के अंदर एक ऐसी रूह फूंकी है जो इरिवर्सिबल होगी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह एक ऐसा खुददार मुल्क बनेगा जो इंशाल्लाह अपने फ़ैसले ख़ुद करेगा। और यहाँ पर जो मुल्क के साथ गद्दारी करते रहे हैं, जो मुल्क को बेचते रहे हैं, शॉर्ट बेचते रहे हैं, और ऐसे लीडरान जिन्होंने फ़ैसले बाहर के मुल्कों के कहने पे किए और प्रॉपर्टियाँ भी उन्हीं मुल्कों में बना ली ताकि उनके ऊपर हमेशा ब्लैकमेलिंग हो सके, अब पाकिस्तान उस तरफ जा नहीं सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की कौम जाग चुकी है और इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को जगा दिया है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की वो डायरेक्शन है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगी, और ये एक इरिवर्सिबल डायरेक्शन है। बाकी ये जो सारे बौने इकट्ठे हुए हैं ये इंशाल्लाह आप देखेंगे सब खत्म हो जाएंगे। सही। अच्छा, एक और चीज़ जो डैम्स के हवाले से रह गई थी वो है कालाबाग डैम, तो उसके हवाले से ज़रा बताइए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि उसको तो हम सूबों की मशावरत से बनाएंगे, तो उसके हवाले से क्या ये हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन बात की, उस दिन मुनीस इलाही साहब मेरे साथ ही बैठे हुए थे जब वो तकरीर करने गए, और उन्होंने बात मेरे से पहले डिस्कस किया कि ये कालाबाग डैम की बात होनी चाहिए। मैंने एग्री किया उनके साथ भी कोई पाकिस्तान की ज़रूरत है और इसमें हमें तमाम प्रोविंसेस को साथ लेके चलना है, उनकी मशावरत से ये बनेगा डैम इंशाल्लाह। और हमें इनको कायल करना है कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसको सिंध को होगा, और उसको स्टेटिस्टिक्स के साथ हमें कायल करना है। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि जब तक सबको ऑन बोर्ड नहीं करते हम इसको शुरू नहीं कर सकते, लेकिन शुरू करेंगे सबको मिला के। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि अगर कालाबाग नहीं बन रहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप बाकी 10 डैम भी ना बनाएं। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो डैम बन सकते हैं वो तो बनाने शुरू कर दिए हैं, और इंशाल्लाह जब कालाबाग डैम की बारी आएगी तो सबको साथ मिला के ये भी बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जी, इंशाल्लाह जो चीज़ पाकिस्तान के हक में हो उसके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मलिक अमीन असलम साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए।